विधिक शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा एक कमेंट आया है, उस पर हम विचार कर लेते हैं। तो कमेंट में यह है कि सबूत का भार प्रतिवादी पर होता है। किस सेक्शन में है, किस प्रकार है सबूत का भार प्रतिवादी पर होता है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 का अब जो नई अपनी किताब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 117 में यह है, विवाहित महिला द्वारा की गई आत्महत्या के निमित्त उपधारणा। जब कोई विवाहित महिला आत्महत्या अपने ससुराल में कर लेती है तो ए और उसकी ठीक पहले उनके सगे संबंधियों द्वारा, पति द्वारा, सास ससुर द्वारा, परिवार द्वारा वो क्रूरता के अधीन रखी गई थी और उसके ऊपर क्रूरता किया गया था, अत्याचार उसके ऊपर किया गया था, जिससे वह प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेती। तो अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार अब केवल वादी जो लड़की का पिता है, जो महिला के मायके वाले, वो केवल एफआईआर दर्ज कराते हैं, साहब हमारे लड़की को इन्होंने मार डाला 7 वर्ष के भीतर। तो इसमें 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए, पुलिस वो है एक शर्त तक 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए। और उस आत्महत्या जो महिला किया है उसके जो है ठीक पहले, आत्महत्या के पहले उसके परिवार, पति द्वारा या सास ससुर द्वारा, परिवार वाला द्वारा क्रूरता के अधीन रखी गई, प्रताड़ित की गई थी, जिससे ऊब कर उसने आत्महत्या किया। तो अब ये न्यायालय उपधारणा बनाएगा कि इसके उत्प्रेरित की गई थी, इतना प्रताड़ित की गई थी कि उसने आत्महत्या कर लिया। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त लोगों पर है, प्रतिवादी पर है, जो मुलजिम बनाए गए उन पर है, को साबित करें कि प्रताड़ित नहीं की गई थी, आत्महत्या उसने प्रताड़ित होने पर नहीं किया था। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें प्रतिवादी पर है। 113B यानी 113 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तत्पश्चात अब नई धारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118 के अंतर्गत है कि दहेज मृत्यु की उदाहरणा। यदि कोई महिला जिसकी शादी हुई है और 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु के ठीक पहले दहेज की मांग किया गया था, तो न्यायालय उपधारणा करेगा, बिल्कुल न्यायालय बना लेगा कि ये जो है दहेज की मांग के नाते इनकी दहेज के लिए इनकी हत्या की गई। अब वो साबित करे अभियुक्त पक्ष, अब इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ प्रतिवादी पर है, अभियुक्त को साबित करे, सारा भार उसी पे है कि उसने ऐसा नहीं किया था, दहेज नहीं मांगा था, दहेज के लिए उसकी मृत्यु कारित नहीं की गई थी। अब सारा भार जो है इस पे आता है। न्यायालय यहाँ केवल धारणा बनाएगा, एफआईआर दर्ज हुई, उसने अपना प्लीट कर दिया वादी ने, अब सबूत का सारा भार उसी पर है। तो यहाँ जो है ये, और इसी तरह धारा 114 भी है, तत्पश्चात धारा 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, इसमें इन धाराओं में बर्डन ऑफ प्रूफ पे होता है। और एक कमेंट और आया है कि जिसमें डिफेंस का साक्ष्य माना नहीं जाता, कहा गया है ऐसा नहीं। देखिए सिविल और क्रिमिनल मामलों में दोनों अलग अलग होते हैं साक्ष्य। जो सिविल मामला होता है उसमें वादी का साक्ष्य हो जाता है, तत्पश्चात प्रतिवादी का साक्ष्य होता है, प्रतिवादी और उसके गवाहों का साक्ष्य होता है। तो अब उसमें जिसका पलड़ा भारी रहता है उसमें वाद बिंदु निर्मित किए जाते हैं, इशू बनते हैं। तो कौन इशू, कौन वाद बिंदु किसके पक्ष में जाता है, वो दोनों
दोनों वादी और प्रतिवादी के दोनों के साक्ष्य पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी उसमें उसका साक्ष्य नहीं माना जाएगा। हाँ, डिफेंड विटनेस जो है, जो क्रिमिनल में प्रतिवादी यानी अभियुक्त का डिफेंस नहीं माना जाता, ऐसा नहीं। देखिए, पहले कोई एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, तो उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आईओ यानी विवेचना अधिकारी उसकी विवेचना करता है। विवेचना करने के बाद गवाहों के बयान 161 दर्ज करता है। उसके बाद चार्जशीट फैलता है, फाइनल रिपोर्ट साबित नहीं हुआ तो फाइनल रिपोर्ट दाखिल करता है। जब चार्जशीट दाखिल किया तो मामला अदालत में चला जाता है। अदालत में अब जो है, पहले जो है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस यानी वादी का साक्ष्य, जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसका साक्ष्य होगा। उसके जब साक्ष्य सब हो जाएंगे और अदालत ये समझेगी कि उस साक्ष्य के आधार पे अभियुक्त को जो है दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता, तो वो डिस्चार्ज कर देगी अभियुक्त को कि कोई जो वादी पक्ष है यानी प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष जो है वो अपने मुकदमे को स्टैंड नहीं कर पा रहा है, साबित नहीं कर पा रहा है, सिद्ध नहीं कर पा रहा है दोषी होने के लिए उसको। तो न्यायालय जो है यदि सब अपना सबूत अपना वो वादी पक्ष अपना अभियोजन पक्ष जो है अपना गवाही का आदेश नहीं दे पाता है, साबित नहीं कर पाता है कि अभियुक्त दोषी है, तो न्यायालय वहां उसको डिस्चार्ज कर देगी यानी उन्मुक्त कर देगी। यदि वो प्रूव कर ले जाता है, साबित कर ले जाता है कि अभियुक्त दोषी है और अभियोजन पक्ष यानी वादी पक्ष साबित कर ले गया, तब न्यायालय जो है अभियुक्त पक्ष को गवाही के लिए जो है आदेश करेगी कि अभियुक्त पक्ष अपना सफाई में यदि साक्ष्य कोई हो पेश कर सकता है। तो अभियुक्त जो है उसको डिफेंस साक्ष्य जो बोला जाता है वो डिफेंस अपना देगा। ऐसा नहीं कि नहीं सुना जाता है, ये माना नहीं जाता है। छोटी अदालतें नहीं मानती होगी, लेकिन बड़ी अदालतें मानती। माना जाता है, उतने वैल्यू रखता है जितना वो प्रोसिक्यूशन का उसने डिफेंस का उतनी वैल्यू है। और 313 में सफाई साक्ष्य भी लास्ट में दिया जाता है। 313 सीआरपीसी में सफाई साक्ष्य है, तो उसमें सफाई दी जाती है कि उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि फला फला आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, आप इस विषय में क्या कहना है। तो वो पैरा वाइज जो है, पॉइंट वाइज जो है उसकी रिप्लाई दिया जाता है कि ये गलत है, हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं गलत है, सत्य घटना ये है। सफाई में आपको कुछ कहना है तो हाँ, सफाई में हमको ये कहना है। सफाई में अपना विटनेस अपना गवाह पेश करता है। तो उसपे जब उसको दोनों जब बहस होती है, विवेचना, तब न्यायालय भी दोनों तरफ के गवाहों की विवेचना करता है। तो यदि साबित पाता है अभियुक्त दोषी नहीं है तो उसको उन्मुक्त कर देता है, एक्विटल कर देता है, बरी कर देता है। नहीं, वो डिफेंस बेट कोई नहीं रखता है तो फिर दोषी ठहराया जाता है। तो डिफेंस की वैल्यू है, ऐसा नहीं डिफेंस की वैल्यू नहीं। एक कमेंट और आया है 190 पे, कंप्लेंट की से सीआरपीसी की धारा 190, उसमें कंप्लेंट और जो नई हमारी धारा है भारतीय BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 210 में कंप्लेंट परिवाद। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, चूंकि समय इसी में सब खत्म होता जा रहा है, अब चलते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का अर्थ है, प्रोफेसर डायसी ने इसकी बेहद विवेचना किया है और इसके बारे में हम आगे पहले चर्चा भी कर चुके हैं। और विधि का शासन अब हम देखते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है। भारतीय संविधान में विधि का शासन यानी भारतीय संविधान सर्वोच्च है। हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च है, यानी संविधान जो है वही सर्वोच्च सबसे ऊंचा संविधान है और उसी के अंतर्गत विधि बनाई जाती है। जब संविधान के अंतर्गत हमारी
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, पूरा देश हमारे में। और जो कानून बनाती है विधायिका, वो ऐसा विधायिका, हमारी विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ऐसा कोई विधि, संसद, कानून ऐसा कोई नहीं बनाया जाएगा। यदि ऐसा कोई कानून बन गया है या बनाया जाता है, यदि बन गया है, पहले बना है, तो शून्य है उस मात्रा तक जहां तक उसको उसका विरोध करता है। और ऐसा कोई कानून बनाया यदि जाता है तो वह कानून जो है, वो विधि जो है, उस स्तर तक, उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जहां तक वह हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है। धारा अनुच्छेद 13 में है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई अधिकारी, प्राधिकारी, नियम, उपनियम, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश ऐसा कोई नहीं बनाया, कुछ भी नहीं कानून बनाया जाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है। और यदि ऐसा कानून बनाया गया है तो उस सीमा तक जहां तक हनन करती है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत तो शून्य हो जाएगा। तो हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च है। अब चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी आता है कि कई उसमें दिए जाते हैं विधि सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है और उपनियम, परिनियम, अध्यादेश सर्वोच्च। सर्वोच्च इसमें कौन है? तो इसका उत्तर है संविधान सर्वोच्च है, जो कि संविधान के अंतर्गत अंतर्निहित विधि है। तो इसमें फंडामेंटल राइट, जैसे विधि के समक्ष समता, मतलब कोई भी हो हमारे देश में, आदमी ऊंचा हो, नीचा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, वो विधि के शासन के अंतर्गत है। यानी विधि, जो विधि बनाई गई है उसी से द्वारा वो शासित होगा, चाहे जो भी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक बात है। एक राजा था, एक देश का राजा, वो उसके यहाँ आग, यानी कि जो घटना होती थी, किसी के आग लग जाती थी उनके राज्य में, तो राजकोष द्वारा उनको धन पहुंचाया जाता है, राज की सहायता उनकी की जाती थी उस व्यक्ति की जिसके यहाँ आग लग जाती थी, क्योंकि आग लगने से उसका नुकसान हो जाता था। तो राजकोष से, राजा के कोष से उसकी जो है कुछ न कुछ भरपाई कर दी जाती थी, उसको सहायता राशि दी जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, राजा के यहाँ जो है आग लगने की घटना बढ़ती गई और आए दिन सबके यहाँ आग लगी रहती थी, किसी न किसी के यहाँ। तो राज खजाना जो है, राजकोष जो है, खाली होने लगा बहुत तेजी से। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि देखिए, घटना जो हो रही है और राजकोष खाली होता जा रहा है, इस पे क्या किया जाए, इस पे विचार करें, इस पे क्या किया जाए, क्या निर्णय लिया जाए। तो मंत्रियों को उन्होंने लेकर विचार किया कि अब जो है, जिसके यहाँ एक नियम बनाया जाता है, जिसके यहाँ आग लग जाएगी उसको जो है, उसके ऊपर 5 सोने की मुहर का जुर्माना उसको देना पड़ेगा और जो है 1 महीने के लिए देश से निकाला उसका होगा। 1 महीने से के लिए उसको राज्य से निकाल दिया जाएगा बाहर, और 5 सोने की मुहरें उसको देनी होगी, राजकोष में जमा करनी होगी। अब एक कानून लागू होते हुए या विधि लागू होते हुए राजा के राज्य में जो है आग जलने की घटनाएं न के बराबर हो गई। किसी के यहाँ आग कुछ लग भी जाती थी तो बताता तो नहीं था, अपना बुझा लिया, हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, राजा के कर्मचारियों द्वारा की लापरवाही से राजा के यहाँ ही आग लग गई। तो राजा ने कहा कि देखो भाई, हमारे यहाँ लग गई है, क्योंकि रिस्पोंडेंट सुपीरियर जो बड़ा होता है वही तो जिम्मेदार होता है। तो हम बड़े हैं, हमारे यहाँ आग लग गई, हमको क्या करना चाहिए? तो मंत्रियों ने कुछ नहीं बोला। राजा के विरुद्ध कैसे कुछ कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, देखिए,
जिसके यहाँ आग लगती है उसके ऊपर 5 मोहर स्वर्ण की मोहरें और 1 महीना के लिए राज्य से निकाल दिया जाता था, राज्य से बाहर आता था। तो ये हमारे यहाँ आग लग गई, तो चूंकि इससे बड़ा मैं हूं तो मुझको 5 मोहरें स्वर्ण की देनी पड़ेगी और 1 महीने के लिए राज्य से बाहर रहना पड़ेगा। राजा ने अपने ऊपर भी लागू किया और उस कानून के तहत राजा 1 महीने के लिए बाहर गया, राज्य से बाहर चला गया और वहां मजदूरी करके 5 स्वर्ण की मुद्रें इकट्ठा किया और फिर आज राजकोष में जमा किया। तो एक विधि का शासन है, जो विधि राजा ने बनाया, जो आदमी विधि बनाया है उसके ऊपर भी लागू होता है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है संविधान के अंतर्गत विधि बनेगी और विधि के अंतर्गत जो है विधि का शासन होगा। विधि का शासन जो है ये न तो विधि का शासन जो है ये मनमाने पर पे प्रशासनिक अधिकारियों के मनमानेपन पर रोक है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे मनमाना पर जो कार्य कर रहे हैं उन पे रोक है कि विधि की आड़ लेके वो अनाप शनाप काम कर रहे हैं, पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, गलत ढंग से उनके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। तो वो इसके मनमानेपन पे रोक जो है विधि के शासन के अंतर्गत जाता है। इस बाद में जो है इस मामले पे श्रीमती इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के बाद में 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज 2299 इसमें न्यायाधीश मैथ्यू ने कहा कि विधि का शासन जो है ये प्रजातंत्र अथवा प्रजातंत्र के अलावा भारतीय मूल संरचना का एक भाग भी है। यह संविधान की सार्वभौमिकता प्रकट करता है। इससे जो है जो प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी उनके मनमाने पर पे रोक लगती है, मनमाने पर को ये अपरिचित करता है। और जो है हम इस अब अगले भाग में जो है प्रशासन और उसके कार्यों का वर्णन करेंगे। प्रशासनिक कार्य क्या है? प्रशासनिक जो कार्य है ये न तो विधायीपूर्ण विधायी है, न तो ये न्यायिक है और न तो विशुद्ध प्रशासनिक कार्य है। तो विधायी कल्प, न्यायिक कल्प, विशुद्ध प्रशासनिक कार्य, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। और उसमें ये भी है विधान प्रत्यायुध विधान। जब हमारे शासन में हमारी सरकार, हमारे अधिकारी, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे कार्य होते हैं और अधिकारी उतने अधिकारी नहीं है, तो सरकार जो है जो अधिकारी नियुक्त करती है जिस कार्य के लिए, उनके सबऑर्डिनेट भी कई अधिकारी नियुक्त करती हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नियुक्त किया, यानी जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे भी कई लिख दिया, अपर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त, अपर जिलाधिकारी राजस्व, अपर जिलाधिकारी फला फला। तो इस तरह से कई और बना देते हैं, क्योंकि मतलब डीएम जो है एक पूरे जिले का सारे काम उसके पास रहते हैं। तो जैसे प्रशासनिक कार्य भी, न्यायिक कार्य भी, अर्ध न्यायिक कार्य भी और जनता के कार्य भी, और कोई नेता आ रहा है तो उसकी प्रशासन का भी जिम्मेदारी उसके पास है। तो ये अपना पावर जो है डेलीगेट करता रहता है, प्रत्यायोजित करता रहता है। जैसे कोई उसके पास कार्य आ गया, तो जैसे मान लीजिए स्टाम्प ड्यूटी का कोई कार्य आ गया या राजस्व का संबंधी कोई काम आ गया, कोई समस्या आई, तो उसको डेलीगेट करता है। चूंकि और उसको और कोई काम करना है तो अपने पावर को डेलीगेट करते अपर जिलाधिकारी को डेलीगेट प्रत्यायोजित कर देता है। और उसका जो है कार्य जो है उसी प्रकार माना जाएगा जो जिलाधिकारी करता है, जो उतना जो माना जाता उसके उतना वो भी माना जाएगा, उतना ही प्रभाव रहेगा, प्रभावशाली। अब आज का सेशन इतना ही रखेंगे। आप लोग हमको लगता है कि ठीक से उसको देखते नहीं जो हमारा वीडियो रहता है, क्योंकि उसमें फिर आप टिप्पणी करने लगते हैं कि एक चीज कहाँ है, एक चीज कहाँ है। हालांकि उसमें सबका प्रावधान सब हमने दे दिया है।
अब उसके बारे में पिछला वीडियो आप उठा के देख लीजिए, जिसमें अधिवक्ता साक्ष्य दे सकता है कि नहीं दे सकता है, किन परिस्थितियों में दे सकता है, किन परिस्थितियों में नहीं दे सकता है, और 126 जो सूचनाएं उसके क्लाइंट और उसके बीच हुई है उनके बारे में क्या हो सकता है, उसका हमने डिटेल वर्णन किया है। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को कब तलब किया जा सकता है साक्ष्य के लिए, कब नहीं तलब किया जा सकता है, क्या वह साक्ष्य दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में किया गया है। साक्षी को कब विवश किया जा सकता है, साक्षी को कब विवश नहीं किया जा सकता है, इसके भी बारे में डिटेल हमने चर्चा किया है। जो चीजें उसमें न मिले उसको आप कमेंट करके बताइए, उसको हम करेंगे, लेकिन जो उसी में समाहित है तो आप उसको ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें सारी दी है, और जो ना हो वो बताइए, उस कमेंट कीजिए, हम उसको बता देंगे। अब आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद। अगले सेशन में हम प्रशासनिक कार्य डेलीगेट के बारे में बताएंगे, प्रत्यायोजित विधान के बारे में बताएंगे कल ही। धन्यवाद।